In today's class, we'll proceed with our Maths NCERT important question series. Maths NCERT important question series, जिसको मैं डायरेक्टली कोड वाइज लिख देता हूँ, मैथ्स NCERT important क्वेश्चन सीरीज। तो कोड क्या बन गया? MNIQS। ठीक है, और आज हम करेंगे इसका पार्ट 1। जितने भी आपके एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो हम इस सीरीज में करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शुरुआत जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ इसमें, वो ले रहा हूँ चैप्टर 6 का, जो आपका थ्योरम 6.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? चैप्टर 6 का क्वेश्चन है ये आपका, विच इज थ्योरम 6.1, जो कि क्या है आपकी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या थेल्स थ्योरम, या इसको क्या कहते हैं हम? थेल्स थ्योरम। अब ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप अच्छे से जानते हो। ऑलमोस्ट हर सैंपल पेपर में ये आपको अभी तक मिल रहा है क्वेश्चन, मिल रहा है ना? क्वेश्चन क्या है देखो, इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये आपने ट्राइंगल ले लिया, so this is the triangle A, B और C। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? if a line is drawn, let that line be PQ, let that line be PQ, if a line is drawn parallel to one side of a triangle। तो अगर मैं गिवन की बात करता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या लिखोगे? a triangle ABC, a triangle ABC in which डायरेक्टली क्या कहोगे? PQ is parallel to BC, in which PQ is parallel to BC। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या है? P और Q। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, द अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो दो साइड्स है ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी। मींस व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। इसके लिए हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? ड्रॉ से QM, ड्रॉ QM। अब मेरा क्वेश्चन है ड्रॉ QM परपेंडिकुलर AP या AB? AB, वेरी गुड, AB एंड PN एंड PN परपेंडिकुलर AC, वेरी गुड, AC। ये क्लियर हो गया? तो ये हो गया गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन थ्योरम, ऐसी की जाती है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ किस पर? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज आ रहा हूं उस पर। दीदी सब्र तो करो। इसके बाद आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। इसके बाद क्या करना है आपको? प्रूफ। अब देखो, आपको डिवाइड करना है इसको रेशियो में, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू क्या है? AQ अपॉन QC। अब इस कंस्ट्रक्शन में एक चीज आपको और करनी है, आपको इसको क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन PC, ज्वाइन PC एंड BQ, ज्वाइन PC एंड BQ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अब हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। पहले मैं लेफ्ट साइड से कंसीडर कर रहा हूं। इन ट्राइंगल APQ अपॉन BPQ। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने दो ट्राइंगल की बात की। मैंने क्या कहा? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ। BPQ क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो हाफ बेस यहां पर क्या होगा? AP। हाइट क्या है? इस साइड पर हाइट क्या है आपकी? QM, तो आपने लिखा QM। कोई डाउट? ऐसे BPQ में आ जाओ, हाफ बेस तो यही रहेगा। मैं क्यों कह रहा हूं बेस? क्योंकि परपेंडिकुलर जो है उसका पूरा बेस यही है, तो इस ट्राइंगल का बेस भी यही वाली साइड होगी, दैट इज BP। और हाइट क्या है? QM, क्योंकि QM जो है पूरे AB पर परपेंडिकुलर है।
ये बात समझ में आ गई? हाफ से हाफ कैंसिल, QM से QM कैंसिल, तो ये आपका आ गया विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ is equal to AP upon BP and this is equation number 1. This is equation number 1. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। Now एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, लेकिन अब मैं राइट साइड की बात कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये क्लियर हो गया? ठीक है। अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ अगेन हाफ। अब राइट साइड में देखो बेस क्या होगा? AQ और हाइट क्या होगी? PN अपॉन हाफ बेस क्या होगा? QC इंटू हाइट आपकी यही रहेगी क्योंकि PN जो है पूरे इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया आपका PN। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये रेशियो किसके इक्वल आ गया? AQ अपॉन QC से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने कंसेप्ट स्टडी किया था और वो कंसेप्ट क्या आपका? अब आप कैसे लिखोगे? वी नो दैट if two triangles या एरिया ऑफ ट्राइंगल we know that two triangle having same base and between same parallel lines are very good, are equal in area, ये बात समझ में आ रही है? are equal in area। आर इक्वल इन एरिया, ये क्लियर हो गया? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है PQ और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली PQ जो है BC के पैरेलल है। ठीक है, तो आप सेकंड इक्वेशन को देखो। नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज। अब इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ की जगह क्या आ जाएगा? BPQ इक्वल टू AQ अपॉन QC से इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 and 3 देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, APQ अपॉन BPQ, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो क्या हो जाएगा? AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, हैंस प्रूव्ड। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका आगाज ही बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पहले ही हमने बहुत धमाकेदार लिया है, आगे क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही लेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ चैप्टर 7 से, और चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, जो इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है, और वैसे जो है आपका ये चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 4 है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1। देखो जी, लेट पॉइंट P जो क्वेश्चन में मेंशन है, जो xy वो कह रहा है, हमने मान लिया वो पॉइंट क्या है? P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,1 पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको A ले लेते हैं, दैट इज 7,1, और जो दूसरा पॉइंट है इसको B ले लेते हैं 3,5। तो आपको रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिलेशन। देखो इक्विडिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा जा रहा है जितना P का A से डिस्टेंस है उतना ही P का B से डिस्टेंस है। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,
और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों करते हैं स्क्वायरिंग, कोई बताएगा? कैलकुलेशन को, ताकि वो रूट वाला इफेक्ट खत्म हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो पी ए क्या होगा आपका, पी ए, मैंने कहा इक्वल डिस्टेंस वाले में क्या करना है, जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों से, उसके कोऑर्डिनेट्स पहले रखो। तो क्या होगा, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये भी क्लियर कर देता हूं, आप 7 माइनस एक्स भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आना है। जस्ट टू मेक कैलकुलेशन सिंपल, या इसको आसान करने के लिए, जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजियर, ये थोड़ा इजी रहता है कि जो इक्वल डिस्टेंस पर उसके कोऑर्डिनेट्स को जल्दी जल्दी आप फ्लो में चलते हो। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। बताओ जी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस बताओ जी वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, माइनस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, माइनस क्या हो गया 10y, क्या कैंसिल होगा जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, सेम वैल्यू विद सेम साइन, ये ध्यान रखना। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हाँ जी सर, वो भी तो कैंसिल हो सकता है, हो सकता है, अभी करते हैं, हो सकता है। यहाँ पे क्या है माइनस 14x, यहाँ पे क्या है माइनस 14x, माइनस है, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 14x। अब ये मत देखना, अब सिर्फ ये देखना जिसका साइन चेंज हो रहा है वो शिफ्ट हुआ है, ये माइनस है वहां गया तो क्या हो गया प्लस, अब ये अपनी जगह पर ही है तो क्या होगा माइनस 6x। मैं कोशिश क्या करूँ कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, जो हो गया। अब y पर आओ, ये पहले से यहाँ पे क्या है माइनस 10y, अब सारी पलटन उधर ही जाएगी तो माइनस 2y है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2y, x गया तो इसके पीछे y भी भाग गया, जैसे तुम्हारा हिसाब होता है। आगे देखो जी 49 प्लस 1 50, यहाँ देखो 25 प्लस 9 कितना होता है 34, तो पहले तो प्लस 34, ये भी भागेगा उधर माइनस 50 कह रहा मैं आप भी आ रहा हूँ फिर सारे उधर गायब, इक्वल टू में क्या 0, 14 माइनस 6 8x माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8y, और ये कितना हो गया जी माइनस 16, माइनस 16 इक्वल टू 0, सबको 8 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड रिलेशन। यही रिलेशन है आपका इनके बीच में, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज, वो है क्या है चैप्टर 5 का है एग्जाम्पल 8, चैप्टर 5 का एग्जाम्पल 8, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मैंने क्वेश्चन जो मेंशन किए हुए हैं कि कौन से चैप्टर का कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपको अपनी बुक में सारे मार्क करते जाने हैं, ताकि आगे वाली सीरीज जब हमारी कंटिन्यूटी में रहेगी तो कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो, जब एक बार आ गया तो बात खत्म हो जानी चाहिए। और आपके पास बाय द एंड जैसे ही सीरीज हमारी कंप्लीट होगी आपके पूरी एक लिस्ट आ जाएगी कि चैप्टर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है इसके, वो समझ में आ गया, ठीक है। तो फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, क्या कहा जा रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, गिवन एपी क्या है आपकी, गिवन एपी इज 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62, और आपको क्या फाइंड करना है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या फाइंड करना है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब ध्यान से सुनना, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसका जो फॉर्मूला होता है जब लास्ट से, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, यहां से आगे की तरफ जाओगे तो 11 टर्म क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए तो होता है जब यहां से, तो जब यहां से जाओगे तो पहले ए ही आएगा, लेकिन यहां से जाओगे तो पहले आएगी लास्ट टर्म, तो ए की जगह आ जाता है एल, पहली चीज ये। जब आगे से जाते हो, स्टार्टिंग से आगे की तरफ जाते हो तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस करते हो, अब सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो, उल्टा, तो माइनस कर दो, तो क्या कर दो माइनस, बाकी सेम n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म इस एपी की क्या है जी माइनस 62, n कौन सी टर्म फाइंड करनी है, यही तो n है,
जो टर्म, कौन सी टर्म, n क्या है 11, -1 इंटू डी, 7 माइनस 10 -3, ये होता है ना सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो ये क्या हो गया जी -62। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 3, 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 10, तो -62 प्लस 30, तो आंसर क्या -32, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 6। बात समझ में आ रही है? जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस सीरीज का, वो चैप्टर 4 का है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 6। क्वेश्चन क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कहता है कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल्स बनाती है, हमें नहीं पता कितने बनाती है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो पहले तो हम ये मेंशन कर लेते हैं, let number of articles produced in a day be x। ये बात क्लियर हो गई, बी एक्स। चलो जी आगे चलते हैं। अब उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है एज पर क्वेश्चन, कॉस्ट का मतलब रुपीस, वो क्या कह रहा है कि जितना एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस होता है उसके डबल से 3 ज्यादा है। 3 + 2x नहीं लिखोगे, पहले ट्वाइस करोगे, क्योंकि 2x + 3 मतलब लिखने का भी एक तरीका होता है ना, पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट। समझ आ गया बात आपकी? ये है कि वैल्यू तो दोनों की सेम है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टोटल, नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर क्वेश्चन वो कितना है, ₹90। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो एक तो एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है, दोनों ही चीजें आपको फाइंड करनी है। भैया सिंपल सी बात है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टोटल कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स, एक की कॉस्ट क्या है 2x + 3, तो ये जो वैल्यू है आपकी वो 90 के इक्वल होगी, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट है। x × 2x क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 90 को भी इधर ले जाओ, -90 = 0, 92 जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर बनाओ 12 और 15, 2x² मतलब इतनी बार कर चुका सर, रट गए हैं क्वेश्चन है, प्लस 15x, मैं भी कहूँ इतने होशियार कब से हो गए तुम लोग। अब यहाँ से देखो, आप ध्यान से सुनो, 2 और 15 से तो कॉमन आएगा नहीं, इससे तो आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, आगे पीछे का मतलब -12, दीदी अब रटा हुआ थोड़ी ना होता है, +15 की उसी को आगे रखना है। क्लियर हो गया जी? अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी, x - 6, प्लस क्या कॉमन आ जाएगा 15, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x - 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, विच इम्प्लाइज, आगे देखो जी, अब यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या है, x - 6 और दूसरा क्या है 2x + 15 इक्वल टू 0। अब x - 6 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, लेकिन इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -15/2 विच इज नॉट पॉसिबल, कि भैया ये वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नंबर आर्टिकल एक नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो x क्या हो गया 6, तो ये आपका आ गया 6, यानी कि एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं 6, और कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6 × 2 = 12 + 3 15, और कॉस्ट आ जाएगी ₹15, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये आपने देखा होगा, आपके एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया होगा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन।
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। चलो जी, अब आपको कहा जा रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, देन लेंथ कितना होगा 4 plus x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, आपको क्या कहा जा रहा है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ कितनी है x, तो इससे 4 मीटर ज्यादा x प्लस 4 मीटर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, इज 36 मीटर। तो देवी और सज्जनों, मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, 2 into L plus B, फिर वही 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी। बुढ़े हो गए लेकिन तुम्हें फॉर्मूला बताना नहीं आया। अब दीदी फिर ऐसे ही दीदी हर बार यही कहती है, अपनी गलती नहीं मानती। बात तो एक ही है सर, नहीं दीदी एक बात नहीं होती। अब देखो जी, तो ये 2 से 2 उड़ा दूं, उड़ा देते हैं। L कितना है, उड़ाने में तो वैसे ही माहिर हो। प्लस में क्या हो गया, b हो गया x इक्वल टू क्या हो गया 36, तो 2x इक्वल टू क्या 32, तो x की वैल्यू क्या 16। अब बता दो जी डायमेंशन क्या होगा, विड्थ क्या होगा 16, विड्थ होगा आपका 16, देयरफॉर विड्थ इज इक्वल टू x इक्वल टू 16 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू x plus 4, that is 16 plus 4 equal to 20 meter, and this is the final answer of this question. यदि पेपर में वहाँ जब आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वहाँ पे नहीं कहा जाएगा 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। इसमें चैप्टर 3 की ऐसी एक्टिविटी की चैप्टर 3 में कौन से फॉर्मूले पर्टिकुलर फॉर्मूला से करो, नहीं तो मेरा ये हो गया था उसको क्वाड्रेटिक। नहीं क्यों करना है दीदी, पहले आप जब आप चैप्टर 3 नहीं ऐसा कुछ, अब मेरी बात सुनो, जब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं ना, किसी में लिखा हुआ है 1 वेरिएबल बाय 2 वेरिएबल, आपको पहले सिखाया गया कि भैया 2 वेरिएबल से ऐसे होता है, फिर आप 4 में गए तो आपने देखा कि 1 वेरिएबल से कैसे डील किया जाता है, आपकी नॉलेज एक्सपेंड। अब आपके पास जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपके पास मल्टीपल मेथड्स आते जाते हैं। अब आप इसको एक मेथड से करो, दूसरे से करो, है क्वेश्चन में नहीं कहा जाता कि 1 और 2 कहा जाएगा तो आपको करवा ही रखा है एक्स और वाई से कैसे करना है। लेकिन जनरली कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाएगा कि 1 वेरिएबल, वो कहेगा भैया ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो, दैट्स इट। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एग्जांपल 3 है। और क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। आपको इसके जीरोस फाइंड करने और रिलेशनशिप फाइंड करना बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। इस तरह का क्वेश्चन भी काफी एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। सबसे पहले देखो इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एग्री करते हो? मुझे तो फाइंड करने हैं जीरो, तो जीरो के लिए क्या करना होगा, टू फाइंड जीरोस, इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर मैं x प्लस √3 को जीरो के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू क्या, माइनस √3, एंड अगर मैं x माइनस √3 को जीरो के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू क्या, √3, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। तो आप क्या कह रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अल्फा इज इक्वल टू, दैट इज हम ये कह रहे हैं कि एक जीरो जो है अल्फा माइनस √3 होगा, दूसरे जीरो को हम बीटा ले लेते हैं जो किसके इक्वल होगा, √3 के। अब ये आपकी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो a तो हो गया 1,
x यहाँ पर है ही नहीं, तो b हो गया 0, गया वो तो। c क्या है -3, c क्या है -3। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। क्या करना है, वेरिफिकेशन। सबसे पहले क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है। तो अल्फा कितना है -√3, बीटा कितना है √3, और माइनस बी हो गया -0, ए क्या हो गया 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरा 0 और -0 भी 0 ही होता है। ये तो हो गया वेरीफाई। अब आप चेक करोगे क्या अल्फा बीटा आपका c बाई ए के इक्वल आ रहा है। तो अल्फा कितना -√3, बीटा कितना √3, c -3 -√3 इक्वल टू 3, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी इक्वल -3, ये भी इक्वल, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। कहानी क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर, ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n, आपको चेक करना है 6 रेज़ टू पावर n क्या कभी भी एंड कर सकता है विद डिजिट 0, विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर का मतलब जैसे n की जगह 1 रखोगे तो 6 आएगा, लास्ट में 0 नहीं आया। 2 रखोगे तो 36 आएगा, 3 रखोगे तो 216 आएगा। कितना आएगा 216, आगे मैं नहीं रख रहा, ठीक है। अब देखो डिजिट 0, डिजिट क्या कह रहा है 0, तो भैया ये तो पूरे दिन बैठे रहो ना, नेचुरल नंबर कभी खत्म होने वाले, और तुम जैसे बिल्लो के पास तो टाइम ही टाइम है, तुम भी पूरे दिन लेके बैठे रहो। सर आ नहीं रहा, कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसे नहीं करना होता। अब आप क्या कहोगे, वी नो दैट, हालांकि तुम्हें पता नहीं होता, एज ए मैथमेटिशियन हमारे ही पता नहीं इस चक्कर में कितने पाप बढ़ जाते हैं कि हम कह रहे हैं कि वी नो दैट, एक्चुअली होना चाहिए आई नो दैट, वी नो दैट एनी नंबर, चलो मान लेते हैं आप भी ज्ञानी हो, एनी नंबर विच एंड्स विथ डिजिट 0, विच एंड्स विथ डिजिट 0, तो कोई भी नंबर ले लो। जैसे शुरुआत कहाँ से करोगे 10 से, तो 10 के फैक्टर बनाओगे 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, या 10 के टेबल में आएगा। 2 और 5 तो आ गया। अब ऐसे ही मैं 10 के बाद नेक्स्ट 0 वाला नंबर लेता हूँ 20, तो इसमें भी देखो 2 5 जा 10, 10 4 जा 10 2 जा 20, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। ऐसे आप 30 ले लो तो 2 इंटू 5 10, 10 3 जा 30 हो जाता दीदी। चलो अब ये देखो आप, जैसे 10 हुआ तो 2 इंटू 5 इंटू 1 हुआ, कितने खुश हो रहे हैं, 2 इंटू 5 इंटू 2। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है कि हर जगह आपको ये दोनों पहुंचे हुए मिलेंगे। ये देखो हम यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, जहाँ 0 वहाँ हम खड़े हो गए, जहाँ 0 होगा वहाँ हम दोनों भाई खड़े होंगे, हैं। अब 6 का फैक्टर निकालो। अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 6 आपसे पूछता हूँ तो आपने क्या, वी नो दैट एनी नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0 मस्ट हैव 2 and 5 as its factors. Yes, must have 2 and 5. 2 and 5 as its factors. 2 and 5 as its factors. Must have 2 and 5 as its factors. 2 and 5 as its factors. ये उसके जो होंगे 2 और 5 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है जी। अब देखो, अब मैं 6 को फैक्टराइज कर रहा हूँ। अगर मैं 6 को फैक्टराइज करता हूँ नाउ, तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 है, बट 6 डजंट हैव 2 and 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मस्ट हैव 2 and 5 बोथ, क्या बोथ 2 and, बट 6 डजंट हैव बोथ 2 and 5 एज इट्स फैक्टर्स, 2 and 5 एज इट्स फैक्टर्स। ये कहानी क्लियर। तो क्या कहोगे, therefore 6 raised to power n can never ends with digit 0। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आज की क्लास के आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।